नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का सभी शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, गोल्डन वीडियो है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके 8 से लेकर 10 नंबर तक दोस्तों आपके कन्फर्म हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो पर हम लेकर आए हैं हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के टॉप महत्वपूर्ण 75 प्रश्न, सेलेक्टेड प्रश्न लाए हैं। और ये 75 प्रश्न आपको अगर अच्छे तरीके से समझ लिया, 8 से 10 नंबर दोस्तों यहीं पर आपके पक्के और कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि भाषा का मुख्य कौशल कहलाता है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना या उपर्युक्त सभी। तो भाषा के मुख्य कौशल की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, ये चारों जो है भाषा के मुख्य कौशल है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो भाषा के मुख्य तत्व ध्वनि आपका दिया गया है, संकेत दिया गया है, चिन्ह दिया गया है, सभी दिए गए हैं। तो भाषा के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? तो साथियों, भाषा के मुख्य तत्व ध्वनि, संकेत, चिन्ह, ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, देख लेते हैं स्क्रीन पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक सेशन आपको पता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए जाते हैं जो एग्जाम पर पूछे जाते हैं या संभावित प्रश्न होते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। यानी बालक की जो भाषा शिक्षण की शिक्षा दी जाती है तो उसका माध्यम राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। तो सभी को पता है वह दोस्तों हमारी कौन सी भाषा होना चाहिए, तो वह मातृभाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है कि मातृभाषा का अर्थ क्या होता है। तो मातृभाषा का अर्थ आप लोग बताएंगे क्या होता है? परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा या उपर्युक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो मातृभाषा का अर्थ साथियों एक ही होता है, क्या होता है? चाहे वह परिवार की भाषा हो, माँ की भाषा हो, पिता की भाषा हो। मातृभाषा जहाँ पर बच्चा जो है बचपन गुजारता है, उसका बालपन गुजरता है, वहीं से सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपर्युक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य साथियों क्या होता है? मानसिक विकास भी करना होता है, शारीरिक विकास भी करना होता है और बौद्धिक विकास भी करना होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपर्युक्त सभी विधि। देखिए यहाँ पर प्रमुख शिक्षण विधि पूछा गया है। देखिए प्रमुख शिक्षण विधि जो होती है वह सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं। तो साथियों हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, अनुकरण विधि। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि आपकी अनुकरण विधि होती है। भाषा अधिगम के कारण आपको बताना है, भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या उपर्युक्त सभी। तो भाषा अधिगम के कारण रीजन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके देखिए भाषा अधिगम के कारण भाषा विज्ञान भी होता है, व्याकरण भी होता है, भाषा कौशल भी होता है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न की कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है आपके? बी.एस. ब्लूम है, रॉबर्ट ग्लेसलर है, बी.ओ. स्मिथ है या आई.के. डेविस है। चार बेहतरीन लाजवाब आपके स्क्रीन पर ऑप्शन से दिए गए हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रत्यय के जो प्रवर्तक कहलाते हैं वह आई.के. डेविस कहलाते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, किसने किया है? रॉबर्ट मैगलर, रॉबर्ट मिलर, वी.एस. ब्लूम या हम बात करें बी.ओ. स्मिथ। तो शिक्षा के उद्देश्य की वर्गीकरण का जब भी नाम आता है तो ब्लूम का नाम पहले आता है। तो बी.एस. ब्लूम यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक रूप में होता है, भावात्मक रूप में, क्रियात्मक रूप में या उपर्युक्त सभी के रूपों में किया गया है। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक रूप में भी है, भावात्मक में भी है और क्रियात्मक रूप में भी है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन
सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि से स्पष्ट दिखाई देता है। सूक्ष्म यानी छोटा, स्थूल यानी बहुत बड़ा। जैसे हाथी के सामने चींटी, चींटी क्या हो गई सूक्ष्म, हाथी वहाँ पे स्थूल हो गया। तो यह जो शिक्षण सूत्र है दोस्तों, किसके ओर जो है पालना किस विधि से स्पष्ट दिखाई देता है, आगमन विधि से, निगमन विधि से, प्रदर्शन विधि से, या बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट विधि की बात कर रहे हैं। तो सभी को पता है सूक्ष्म यानी छोटे से बड़े की ओर जाना। ये जो शिक्षण सूत्र है यह निगमन विधि की ओर जो पालन करना स्पष्ट दिखाई देता है। 12वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करते हैं। कोई बच्चा या बालक बालिका है, वह प्रयोगशाला में कार्य कर रहा है, उस समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करेगा, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि। सभी यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि करेंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ कि आगमन विधि यहाँ पे सर्वोपरि होगा। उदाहरण से नियम की ओर जाना। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, या हम बात कर रहे हैं निगमन विधि की। तो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऐसी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम दोस्तों वह आगमन विधि कहलाएगी। उदाहरण से नियम की ओर विधि कहलाएगी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्याएं कितनी हैं। तो अभी तक जितना मानना है सभी को पता है 11 स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्याएं कितनी हैं, 40, 47, 31, 33। तो सभी को पता है हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्याएं जो 33 हैं, और देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 मूल स्वर्ण कहलाते हैं, जिसमें ऋषि का उच्चारण अब स्वर जैसा नहीं होता है, इसलिए 11 किया गया है। नहीं पहले कितने थे, 12 स्वर थे। 33 मूल व्यंजन हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह व्यंजन हैं, और 4 संयुक्त क्षार व्यंजन हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना। टोटल कितने हो गए, 33 2 35, 35 2 39, और 39 4 कितने होते हैं, 43। अब हिंदी भाषा में प्रयुक्त एकल लिपि में चिन्ह क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या होगी, अक्षर, शब्द, वाक्य, ध्वनि। लेकिन आप सभी का यहाँ पे जवाब क्या होगा कि भाषा की प्रथम सार्थक इकाई अगर पूछा जाता है तो सभी को पता है ध्वनि करते हैं या हम वर्ण कर देते हैं, लेकिन ऐसा शब्द ही नहीं दिया गया है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अक्षर करेंगे, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे डी ऑप्शन क्लिक करेंगे। जी हाँ, जिनको आंसर नहीं पता होगा वह डी ऑप्शन करेंगे। देखिए, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई पूछा गया है, तो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई शब्द होता है, ये नोट कर लीजिएगा। क्या होता है, भाषा की प्रथम जो है सार्थक इकाई शब्द कहलाता है। और अगर पूछा जाए सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई वाक्य कहलाता है। 17वां प्रश्न है, गद्य शिक्षण का मुख्य प्रकार या स्वरूप पूछा जा रहा है, सृजनात्मक गद्य, वर्णात्मक, भावात्मक, उपर्युक्त छवि। तो गद्य का साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप सृजनात्मक गद्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि पूछा जा रहा है, उद्बोधन विधि है, प्रवचन विधि है, स्पष्टीकरण विधि है, या उपर्युक्त छवि की बात करेंगे। तो गद्य शिक्षण की मुख्य विधियों में आपका उद्बोधन विधि भी आता है, प्रवचन विधि भी आता है, और स्पष्टीकरण विधि भी आता है। तो उपर्युक्त छवि यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, आई होप सभी प्यारे मित्र इस गोल्डन वीडियो को आपने लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है, अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, यह हम बात कर रहे हैं उपर्युक्त छवि की। तो माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि में जो प्रयोग में लाई जाती है साथियों, वह हमारी कौन सी कहलाती है, ये सभी विधियां, अर्थबोधि, प्रवचन, स्पष्टीकरण, इन ये तीनों विधियां माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी होगी, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि कहलाती है वह आगमन निगमन विधि कहलाती है।
अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि, व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि या इनमें से कोई नहीं। तो गद्य शिक्षण की साथियों प्रभावशाली शिक्षण विधि कौन होगी? देखिए गद्य शिक्षण की पूछा जा रहा है और गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावशाली शिक्षण विधि हमने बात कर लिया स्पष्टीकरण विधि कहलाती है। कविता का अर्थ क्या होता है? रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो कविता का अर्थ क्या होता है? रागात्मक वृत्तियों का संशोधन भी होता है, जीवन की समालोचना भी होती है, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति होता है, यानी कि ये तीनों होते हैं। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास या उपयुक्त सभी। तो कविता शिक्षण का साथियों उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद भी होता है, स्मृति शक्ति का विकास भी होता है, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर है, कविता शिक्षण की मुख्य विधि बताना है। व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत व अभिनय विधि या उपयुक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो कविता शिक्षण की मुख्य विधियों में आपकी व्याख्या विधि भी आती है, प्रश्नोत्तर विधि भी आएगी, गीत व अभिनय विधि भी आएगी, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न दिया गया है, इसके बाद 50 प्रश्न और करेंगे। टोटल 75 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। ज्ञान, कौशल, ज्ञान उपयोग, मनोरंजन। सभी को पता है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान, कौशल, ज्ञान उपयोग। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, कौशल, ठीक है, और ज्ञान उपयोग, लेकिन मनोरंजन आपका नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है साहित्यिक, व्यवहारिक, दोनों या कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति आपकी साहित्यिक, व्यवहारिक दोनों होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक, लिखित, दोनों या साहित्यिक। तो भाषा शिक्षण का मूल आधार मौखिक, लिखित दोनों होता है, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया स्क्रीन पर है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, किस पर करते हैं? मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या उपयुक्त सभी में करते हैं। तो देखो और लिखी शिक्षण विधि का जो प्रयुक्त है वह दोस्तों हम निबंध रचना में करते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो और लिखो, तो अगर निबंध रचना है उसमें हम देखते हैं फिर लिखते हैं, देख कर लिखना शिक्षण विधि या निबंध रचना में प्रयुक्त की जाती है। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां कौन सी होगी? प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय भाषा शिक्षण जो विधियां कहलाती हैं वह साथियों अनुवाद विधि की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय कौन होगा? अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध करना, शुद्ध उच्चारण करना या उपयुक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय अभ्यास करना भी होगा, ध्वनियों का बोध करना भी होगा, शुद्ध उच्चारण करना भी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा हर एक क्वेश्चन हर एक सेशन को। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में सशब्द अनुवाद किस विधि में किया जाता है? द्विभाषी विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि से किया जाता है? साथियों अगर आपका कमेंट कह रहा है, बार बार कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि है, क्योंकि अनुवाद करने की बात कह रहा है, तो अनुवाद हम कैसे कर सकते हैं? द्वितीय भाषा के व्याकरण की व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा। कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक पूछा जा रहा है। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक आपके बीएस ब्लूम हैं, डीजे मोरविन हैं, डेविस किलपैट्रिक हैं, कौन होगा? तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक आपके मोरविन कहलाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% श्योर एंड प्योर की बात करते हैं। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। डाल्टन विधि में, समवाय विधि में, प्रदर्शन विधि में या व्याख्यान विधि में। तो शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा, किसके निर्देशन में? शिक्षक के, यानी आप लोगों के निर्देशन में जो बच्चा, बालक बालिका है, छात्र है, वह स्वतंत्र होकर स्वाध्याय होकर किस विधि के द्वारा रचना को पूर्ण करता है। तो सभी को पता है उस रचना को पूर्ण करने की विधि और कोई नहीं, वल्लीवन डाल्टन विधि है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है? उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आगमन विधि सभी को पता है, आगमन यानी उदाहरण, तो उदाहरण से नियम की ओर जाना आगमन विधि का शिक्षण सूत्र आधारित होता है। आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, नियम से उदाहरण, विशेष से समान। देखिए, आगमन विधि में नियम से उदाहरण शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है, बाकी ये तीनों शिक्षण सूत्र का पालन होता है, तो आपको यह ध्यान देना है। शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करता है, यह विधि है। देखिए, पहले शिक्षक पढ़े, यानी आप लोग जब अनुकरण करेंगे, पढ़ेंगे, उसका वही चीज़ बच्चे पढ़ेंगे, तो वह क्या कहलाता? अनुकरण करना कहलाता है। अनुकरण करना अर्थात वह कहला जाएगी अनुकरण विधि। अगला प्रश्न दिया गया है कि खेल विधि नहीं है। देखिए, सभी को पता है किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये तीनों विधियां जो है खेल विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती हैं? खेल विधियां कहलाती हैं। लेकिन व्याख्या विधि आपकी खेल विधि नहीं कहलाती है। टेक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। सभी को पता है लेखन शिक्षण की मुख्य विधि पेस्टोलॉजी है, मॉन्टेसरी है, जेकटाट है, लेकिन व्याख्या विधि आपकी नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि पूछा जा रहा है। देखिए, अनुकरण विधि, संप्रेषण, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो वाचन शिक्षण की प्रमुख विधियों में आपके अनुकरण और संप्रेषण दोनों विधियां आती हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं। श्यामपट्ट, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, एपिस्कोप। तो भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिंग्वाफोन का प्रयोग किया जाता है। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? किलपैट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम या डेविस कहलाते हैं। तो इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक और कोई नहीं, आपके मॉरिसन कहलाते हैं। हार्वर्ड की पंचपदी पाठ योजना उपागम में कितने सोपान या पद हैं? तो हार्वर्ड की पंचपदी 5 पद नाम से ही मशहूर है, 5 पदी, पंचपदी। तो पाठ योजना में उपागम या सोपान या पद आपके 5 हैं, क्योंकि पंचपदी, 5 पदों का समूह पंचपदी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक मॉरिसन, किलपैट्रिक, बीएस ब्लूम या आपके किकपैट्रिक की बात करेंगे, वही आपका किलपैट्रिक या किकपैट्रिक। तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक और कोई नहीं, बीएस ब्लूम माने जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं होगी। कौन सी वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं होगी? देखिए साथियों, विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी। एक ही उत्तर हो सकता है, कई उत्तर हो सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, कई उत्तर यहाँ पे दिया गया है, विशेषता नहीं होगी, बाकी ये तीनों विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। सूत्र विधि, आगमन निगमन विधि, समवाय विधि, व्यास विधि। तो सभी को पता है व्याकरण शिक्षण विधि आपकी जो व्यास विधि है, व्यास विधि व्याकरण शिक्षण विधि की नहीं है, बाकी विधियां व्यास विधि है। तो आपका ये प्रश्न में बनता होगा, प्रश्न में प्रश्न बनेगा कि व्यास विधि है क्या? व्यास विधि व्याख्या विधि का ही स्वरूप है। भावात्मक पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी व्यास विधि है। इस विधि में अध्यापक पूरे गद्य को पूर्ण विचार या पूर्ण विस्तार के साथ अध्ययन करवाता है और अध्ययन के बीच बीच में उदाहरण, दृष्टांत, संवादित बातें भी करता है।
यह कहलाती है साथियों व्यास विधि। अगला प्रश्न है, रचना, कहानी, गद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है और यह विधि कहलाती है समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगम विधि, इनमें से कोई नहीं। तो रचना, कहानी, गद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, वह कहलाती है समवाय विधि। अगला प्रश्न है साथियों, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, प्रधानाध्यापक को, किसी को नहीं। तो पाठ योजना निर्माण, जब आपने डीएड बीएड किया होगा तो आपने पाठ योजना का निर्माण किया होगा, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे अभी तक इसका आंसर क्या होगा। पाठ योजना का निर्माण सर्वाधिक लाभ शिक्षक को होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की, इकाई योजना की, दल शिक्षण की या अभिक्रमित अनुदेशन की जाती है। तो शिक्षण कौशल के विकास के लिए साथियों सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न है, वाचिक अभिनय में किया जाता है, जो वाचिक अभिनय होता है यानी बोलकर किए जाने वाला अभिनय, उसमें विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, शिक्षक द्वारा अभिनय, नाटक करना या इनमें से कोई नहीं। तो वाचिक अभिनय में क्या किया जाता है, विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वनि साम्य विधि, उच्चारण विधि या दोस्तों अनुकरण विधि। तो एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली जो विधि है वह कहलाती है ध्वनि साम्य विधि। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, प्रस्तावना, स्पष्टीकरण। कोई भी ऐसे और लेख लिखना होता है, जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले एक ही आपका हेडिंग होता है प्रस्तावना और या इंट्रोडक्शन। तो बालक के किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है, तो बालक के जो ऐसा सोपान इंट्रोडक्शन प्रस्तावना से पता चल जाता है उसे क्या पढ़ना है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है, सुनना, बोलना, पढ़ना, विचार करना। तो सभी को पता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चार जो है भाषा के आधारभूत आपके कौशल कहलाते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर तो लिखना कैसे लिखे हैं, ठीक है ये लिखना हो गया, लेकिन विचार करना नहीं होगा। तो यही तो पूछा जा रहा है कि भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है तो विचार करना नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हर की पंचपदी पद नहीं है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, तुलना। तो सभी को पता है, क्या पता है साथियों, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और तुलना, ये तीनों हर की पंचपदी का पद है, लेकिन आपकी पुनरावृत्ति नहीं है, इसलिए पुनरावृत्ति हर के पंचपदी का पद नहीं होगा। चलिए साथियों अब बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कविता शिक्षण की विधि नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। रसास्वादन विधि, व्याख्या विधि, गीताभिनय विधि, अनुकरण विधि। तो कविता शिक्षण की कौन सी विधि यहाँ पे नहीं होगी, आपको कमेंट करके बताना है। तो रसास्वादन, व्याख्यान, गीताभिनय, ये तीनों कविता शिक्षण की विधियां हैं, लेकिन अनुकरण विधि आपकी नहीं होगी। साथियों सभी क्लासेस की जो है आपको फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल अगर चाहना है तो आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ पे केवल ओनली वन सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, सारे चैनल और आपके ग्रुप मिल जाएगा। सारे पीडीएफ फाइल नोट्स आपको फ्री में प्राप्त होंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, टीटी फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 75 प्रश्न करने जा रहे हैं और 75 प्रश्न में 8 से 10 नंबर साथियों इस वीडियो पर आपके वाकई में कन्फर्म हो जाएंगे। तो भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है, किसकी उपयोगी है, पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण में या लेखन में उपयोगी है। तो भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है, सभी को पता है भाषा संसर्ग विधि व्याकरण में उपयोगी कहलाती है। सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट करें, फीडबैक करें, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं।
सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार रखिए। सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, सब कुछ बरकरार है, आपके सपने ड्रीम सब कुछ बरकरार है और सब कुछ आपको प्राप्त होंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस अभ्यास करते रहना है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता है? मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन। तो सभी को पता है ऐसा वाचन जो गद्य में प्रयुक्त होता है पद्य में नहीं होता वह कहलाता है मौन वाचन। ठीक है, ऐसा वाचन जो गद्य में प्रयुक्त होगा लेकिन पद्य में नहीं होता वह कहलाता है मौन वाचन। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है, एक से अधिक, शिक्षक का अभाव होता है यानी शिक्षक होते ही नहीं है, 20 शिक्षक या इनमें से कोई नहीं। तो दल शिक्षण में शिक्षकों की जो संख्या होती है वह एक से अधिक हो सकती है, 2, 3, 4, 6, कोई निश्चित नहीं है कि 20 ही होंगे। एक से अधिक शिक्षक को दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या को दल शिक्षण बोला जाता है। कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है? जैसे आपके 1 क्लास से लेके 5 तक के क्लास के लिए 3 से 4 शिक्षकों को रखा जाता है। ये क्या कहलाएगा? एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाए या 2 या 3 शिक्षक वहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो कहलाएगा दल शिक्षण। कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है? समवाय विधि, कहानी कथन विधि, सूत्र विधि, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करें, फीडबैक करेंगे। तो कौन सी विधि साथियों संस्कृत से हिंदी शिक्षण में डायरेक्टली आ गई है? वह कहलाती सूत्र विधि। सूत्र विधि ऐसी विधि है जो संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी शिक्षण पर आई हुई है। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं या संवेद वाचन कहते हैं? सभी कमेंट करेंगे। तो जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे साथियों आदर्श वाचन कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न क्या दिया गया है कि वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करता है स्वाध्ययन कहलाती है, गृहकार्य कहलाता है, पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाता है या मौखिक कार्य कहलाता है? तो वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य जो है अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करे तो वह पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, शिक्षण उद्देश्य या समस्यात्मक प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रस्तावना का साथियों जो मूल आधार होता है वह होता है पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, इसका मूल आधार क्या होता है? जो पूर्व ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, सामान्य अनुमान विधि वही एक ही बात है, उदाहरण विधि, सत्यापित विधि। तो आगमन विधि को सभी को पता है उदाहरण विधि के नाम से जाना भी जाता है। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित कहलाती है? पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, रचना शिक्षण या कविता शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो प्रवचन विधि गद्य शिक्षण से संबंधित हो जाएगी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है? सभी विषयों में उपयोगी, छात्रों की निष्क्रियता, निम्न स्तर के लिए उपयोगी या अमनोवैज्ञानिक? तो भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष पूछा जा रहा है। तो भाषा में प्रदर्शन विधि का जो दोष है वह यह है कि निम्न स्तर के लिए उपयोगी होती है, बाकी उपयोगी नहीं है। तो भाषा प्रदर्शन विधि का दोष यही है कि निम्न स्तर के लिए उपयोगी है या उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं आती, ना ही उपयोग में लाया जा सकता है, ना ही लाया जाता है। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? व्याकरण के सूत्र, नियमित ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण, व्यवहारिक ज्ञान। तो माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाएगा? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर बताएंगे, फीडबैक जरूर करें। तो माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है?
व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए। आप सभी लोग ज्ञानी सबक व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं लोग हैं, सभी को पता है 4 महत्वपूर्ण आपके कौशल है, जिसमें पहला कौशल श्रवण यानी सुनना होता है, अंतिम लिखना या लेखन कौशल होता है। तो भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में से सबसे अंत में लिखने का या लेखन कौशल का शिक्षण कराना चाहिए। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति या प्रोजेक्ट पद्धति को अपनाएंगे। सभी आप लोग ज्ञानी लोग हैं, सभी कमेंट करें। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु साथियों खेल पद्धति को अपनाएंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है। अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, रूपरेखा विधि, यह हम बात कर रहे हैं सूझ विधि की। तो प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए साथियों प्रश्नोत्तर विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, खडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। समास विग्रह का, चित्र दिखाकर, व्युत्पत्ति द्वारा या अर्थकथन द्वारा। तो खडानन का अगर अर्थ समझाना है तो उसके लिए हमें समास विग्रह का प्रयोग करके आप लोग क्या करेंगे, इस विधि का समझा पाएंगे। तो समास विग्रह विधि की बात करेंगे। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थ बोध, भावानुभावन, मनोरंजन या मापन क्षमता। तो सभी जानते हैं आप लोग कि कविता शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य कहलाता है वह भावानुअनुभव कहलाता है, भावानुभावन या भाव अनुभावन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि। प्रश्नोत्तर प्रणाली, तुलना प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो वर्णात्मक कविता की शिक्षण की सही विधि अगर पूछा जाए साथियों तो सही विधि वर्णात्मक कविता शिक्षण की शब्दार्थ प्रणाली विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली व्याख्या प्रणाली है, व्यास प्रणाली है, तुलना प्रणाली है, गीत व अभिनय प्रणाली है। सभी कमेंट करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली कहलाती है साथियों वह गीत व अभिनय प्रणाली कहलाती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आप लोगों के बेहतरीन लाजवाब 75 प्रश्न टोटल हम करने जा रहे हैं और इस प्रश्न पर 8 से 10 नंबर जो हम आपको बताएं वाकई में कन्फर्म होंगे। आपने इतना नॉलेज भी अभी तक समझ भी लिया होगा कितने इंपॉर्टेंट यह प्रश्न नहीं होंगे। तो व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो व्याकरण ज्ञान की भाषा को बोलने सीखने के लिए आवश्यकता होती है, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, भाषा के बोलने सिखाने के लिए, भाषा को समझाने के लिए। तो शिक्षक के रूप में, शिक्षक के नाते, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के नाते व्याकरण की ज्ञान की जो आवश्यकता होती है वह भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए आवश्यकता होती है। व्याकरण का ज्ञान करेंगे, जानेंगे, मात्रा पाई सब कुछ जानेंगे तो वह शुद्धता आती है इसमें, तभी हम शुद्ध रूप में बोल पाएंगे। डाल्टन या योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर के लिए होती है। तो ये आपको ध्यान देना है, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, किसका पेपर दे रहे हैं। तो डाल्टन योजना जो शिक्षण पद्धति है किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है 75 नंबर 75वां प्रश्न है साथियों, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, हेलन पार्कहर्स्ट या फ्रॉबेल की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। सभी जानते समझते हैं कि प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तक और कोई नहीं आपके किलपैट्रिक कहलाएंगे। साथियों आपके 75 प्रश्न कंप्लीट हुए, लेकिन 5 प्रश्न और इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए हमने 5 प्रश्नों को और कंबाइन किया है, इस पर ऐड किया है। तो ये 5 प्रश्न इनको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न कोई एक पूछा जा सकता है। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किलपैट्रिक ने किया, मॉन्टेसरी ने, हेलन पार्कहर्स्ट ने या फ्रॉबेल ने किया। तो भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व
लेखन की शिक्षा का जो प्रतिपादन है आपके मॉन्टेसरी ने किया, कि बोलने से पहले लिखने का करना। किसने किया? मॉन्टेसरी ने किया था। अगला प्रश्न है, खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह व्याकरण शिक्षण है, रचना शिक्षण है, लिखित भाषा है या मौखिक भाषा है। तो खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है मौखिक पक्ष। हमने बात किया था खेलों द्वारा मौखिक पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि शुद्ध लेखन विधि है, शुद्धोच्चारण विधि है, खेल विधि है या साथियों प्रतिलेखन विधि है। तो सभी जानते समझते हैं कि अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि आपकी खेल विधि हो जाएगी। दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं। इकाई योजना आधारित नहीं होती है। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। तो सभी जानते हैं इकाई योजना आधारित आपके उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन होता है, लेकिन प्रस्तावना नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। नेगेटिव ऑप्शंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है विषय की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना या लिपि का सही ज्ञान न होना। तो हिंदी भाषा मूल्यांकन का जो प्रयोजन है वह लिपि का सही ज्ञान न होना, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो साथियों हिंदी के मूल्यांकन का प्रयोजन कौन सा होगा? अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना। ये क्या क्या हो जाएगा? आपके हिंदी मूल्यांकन में प्रयोजन कहला जाएगा। तो ये रहे साथियों महत्वपूर्ण 75 ना हो के 5, हमने 75 प्रश्न तो कंप्लीट किए, जहाँ से 8-10 हमने नंबर करेंगे। 5 प्रश्न जो है एडिशनल हमने कंप्लीट के लिए संभावनाएं थे कि यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह दोस्तों बहुत ही गोल्डन वीडियो था, जहाँ पर पूरा निचोड़ आपको दिया गया है हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षाशास्त्र का 75 प्रश्न ये निचोड़ प्रश्न है। और यहाँ से वाकई में डेफिनेटली बता रहा हूँ, जब एग्जाम होंगे आप लोग कमेंट करेंगे कि वाकई में सर आपने सही बोला था, यहाँ से प्रश्न आए हैं और बहुत अंक हमने यहाँ से अर्जित किया है और साथ ही साथ सिलेक्शन भी प्राप्त किया है। तो दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास ज्वाइन कीजिए, अपने तैयारी